हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबको पता ही है कि हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, इनका कार्यकाल 24 जुलाई को ख़त्म होने जा रहा है। तो इनके जगह पे नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, इसके लिए चर्चा काफ़ी तेज़ हो गया है। इलेक्शन इनका होने जा रहा है प्रेसिडेंट का। तो हमारी अभी जो बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, तो उनके द्वारा एक प्रेसिडेंट का चेहरा सामने लाया गया है कैंडिडेट के तौर पे। उनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये काफ़ी जानी मानी पॉलिटिशियन है, झारखंड स्टेट की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनका जन्म उड़ीसा स्टेट में हुआ है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्राइबल है, मतलब आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो अगर ये बात करें तो ये अगर ये जीत जाती हैं, अगर हाई चांस है कि यही हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहीं बनेंगी द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये क्या होंगी? पहली कोई ट्राइबल कम्युनिटी से हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरी महिला प्रेसिडेंट होंगी। पहली महिला प्रेसिडेंट हमारे इंडिया की कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो यूपीए के टाइम में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये 2007 से लेकर के 2012 तक ये प्रेसिडेंट रह चुकी थी। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट के तौर पे यशवंत सिन्हा जी को कंफर्म किया गया है। बट यहाँ पे हाई चांसेज है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इससे एक और रिकॉर्ड बोल सकते हैं, अभी तक हमारे इंडिया में जो भी प्रेसिडेंट बने हैं उनका जो बर्थ है, उनका जो जन्म है आज़ादी से पहले हुआ था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वो आज़ादी के बाद हुआ है। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि पहली ट्राइबल बनेंगी ये और दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी, अगर ये कंफर्म हो जाती हैं तो। नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? बाईजूस के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा फॉर गवर्नमेंट स्कूल किड्स। आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहाँ के जो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक बाईजूस के साथ इन्होंने अपना टाई अप किया हुआ है, ताकि क्या हो सके, बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन उनको मिल सके। ये गवर्नमेंट के तरफ से बच्चों को लगभग 4.7 लाख स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 8 के हैं उनको क्या दिया जाएगा? टैबलेट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये जो सरकार इन 4.7 लाख बच्चों को अगर टैबलेट देगी तो उसका कॉस्ट वर्थ कितना आ रहा है? लगभग 500 करोड़ के आसपास इसकी कीमत आएगी। बताया जा रहा है कि लक्ष्य इसका क्या रखा गया कि मोर एफिशिएंट, क्वालिटी ओरिएंटेड एंड प्रेजेंटेबल, जो शिक्षा है वो काफ़ी एफिशिएंट हो, उसमें क्वालिटी बेस्ड हो सके और प्रेजेंटेबल हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो बाईजूस का जो कंटेंट है वो शामिल किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट्स इन 6 to 10th। 2023 से क्या किया जाएगा? जो क्लास 4 से लेकर के जो क्लास 10 तक के बच्चे होंगे उनके टेक्स्ट बुक में बाईजूस का जो कंटेंट है उसको शामिल किया जाएगा। बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये एक्चुअली 2023 से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2022 का जो टेक्स्ट बुक ऑलरेडी प्रिंटेड हो चुका था। तो 2023 से जो भी बुक्स आएंगी, टेक्स्ट बुक आएंगी, उनमें क्या होगा? बाईजूस का कंटेंट उसमें रखा जाएगा, क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कौन सा स्टेट है जो बाईजूस के साथ टाई अप किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल किड्स के लिए, तो बाईजूस के साथ किया है। और स्टेट कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा असम जो स्टेट है वो हमारा 36th स्टेट बन गया है। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में? वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाला असम 36वां राज्य बन गया है। तो इससे क्या हो गया? टोटल अब हमारे ऑल ओवर इंडिया में लगभग ऑल 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे सब जगह ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होता है? बेसिकली जो हमारे इंडिया में जो बहुत ही सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराई जाती है, जो उस वर्ग के लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, बीपीएल के अंडर आते हैं, तो वैसे लोगों को सरकार की मदद की ज़रूरत होती है, तो उनको एक राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। और जिस एरिया के वो हैं उसके आसपास के एरिया वाले दुकानदार से जो कि रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के साथ, वहाँ से बहुत ही कम लागत पे, जैसे 1 रुपया केजी या फिर 2 रुपया केजी गेहूँ या चावल ऐसे कुछ ले सकते हैं। बट अगर वो आदमी अगर कहीं दूसरे स्टेट में चला गया, माइग्रेट हो गया, दूसरे स्टेट में चला गया, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पे नहीं मिल पाता था। तो सरकार के द्वारा बड़ी ही शानदार स्कीम लाई गई थी कि आपके पास एक राशन कार्ड है और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाइएगा तो आपको उस राशन कार्ड से वहीं सस्ते दामों पर आपको
जो भी अनाज चावल वगैरह हैं आपको मिल जाएगी। तो इसी स्कीम को वन नेशन वन राशन कार्ड बोला गया था और राशन कार्ड को पूरे आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया था ताकि इसके साथ और चीटिंग ना किया जा सके। तो यही एक स्कीम था, लगभग हमारे देश में सब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में लागू हो चुका है। तो इस हिसाब से जो असम है 36 नंबर का स्टेट बन गया है इस स्कीम को लागू करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा एक बुक को रिलीज़ किया गया है जिसका नाम क्या है, अष्टांग योगा। इस बुक का नाम क्या होगा, अष्टांग योगा। किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा इसको लिखा गया है। खास करके जो योगा डे हम लोग सेलिब्रेट किए 21 जून को, 8वां इंटरनेशनल योगा डे था, तो उसी के दिन इसको रिलीज किया गया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। इन बुक का नेम याद रखना है, अष्टांग योग किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर सोनू फोगाट। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें योगा को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के हमारे मेंटल और फिजिकल स्टेट पे क्या असर होगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जाने माने काफ़ी चर्चित एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे जिनका नाम क्या था, आर रविंद्रन। उनका हाल ही में देहांत हो गया है, निधन हो गया है। 69 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। ये काफ़ी आइकॉनिक फ़ोटो जर्नलिस्ट माने जाते थे। एक बार की बात है कि राजीव गोस्वामी जो अपने आप को आग लगा लिया था, हिमसेल्फ ऑन फायर ड्यूरिंग एक मंडल एजिटेशन, एक क्या प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, मंडल आंदोलन, उस समय की बात है। तो उसका एक बहुत ही आइकॉनिक फ़ोटो इनके द्वारा लिया गया, तो इसी के लिए मशहूर है, इसी के लिए जाने जाते हैं। बात करें तो इनको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है फोटोग्राफी अवार्ड में। ये AFP और ANI जो न्यूज़ चैनल हैं उनके लिए काम कर चुके हैं, और ये टेलीप्रिंटर भी ऑपरेटर थे AFP के लिए 1973 में, और उसके बाद फिर फोटोग्राफर बने, और प्रेजेंटली अभी हाल ही में किसके साथ काम कर रहे थे, ANI के साथ काम कर रहे थे एज ए फ़ोटो एडिटर के तौर पे। तो काफ़ी बहुत ही मशहूर ये रह चुके हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट, जिनका नाम क्या है, आर रविंद्र जी। इनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका ने क्या किया है, अपनी जो एक एज क्राइटेरिया थी उसको रिवाइज़ किया है, उसमें थोड़ा फेरबदल किया है, अमेंडमेंट किया है। मिनिमम एज फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स, जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो उनका एक माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं अपने इनकम के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनका एज यहाँ पे श्रीलंका के द्वारा निर्धारित किया गया है। खास करके महिलाओं के लिए जो लिविंग फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, जो विदेश जाती हैं अपने कुछ आजीविका के लिए, वैसी महिलाओं का एज यहाँ पे क्या रखा गया है, 21 ईयर्स। अगर 21 ईयर्स की एज की हैं तभी वो जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पे और बात बताया गया कि जो मिनिमम एज है सऊदी अरेबिया के लिए वो 25 साल सेट किया गया है, और भी जो अदर कंट्रीज़ हैं इन मिडिल ईस्ट उसके लिए यहाँ पे 23 साल सेट यहाँ पे किया गया है। इतना मिनिमम एज क्राइटेरिया होगा तो आप जा सकती हैं फॉरेन में, और सऊदी अरेबिया के लिए 25 साल है। नेक्स्ट हमारा जो अमेरिकन कैनेडियन एक राइटर है जिनका नाम क्या है, रूथ ओजेकी। इन्होंने क्या जीता है, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022 का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन का अवार्ड इन्होंने जीता है, जिनका नाम क्या है, रूथ ओजेकी। इनके बुक का नाम क्या है, इनके नोवेल का नाम क्या है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। इसी बुक का ये टाइटल है। इसी बुक के लिए इनको क्या मिला है, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला हुआ है। एक छोटे बच्चे 13 साल के बच्चे की इस कहानी है, फिक्शन है, तो इसी के बारे में काफ़ी एक मार्मिक यहाँ पे घटना का इसमें वर्णन किया गया है। तो एक फिक्शन के तौर पे यहाँ पे इनको मिला हुआ है। इनको प्राइज़ मनी के तौर पे 30,000 पाउंड, ये पाउंड का सिंबल है, 30,000 पाउंड इनको प्राइज़ मनी के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। इनकी और भी कुछ बुक्स हैं जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है, अ टेल फॉर टाइम बीइंग, प्लस द नोवेल माई ईयर ऑफ मीट्स एंड ऑल ओवर क्रिएशन। ये इनकी और भी कुछ नोवेल हैं। तो ये नेम याद रखना है, रूथ ओजेकी, जिनको 2022 का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्कल जैंग रिगजिन। ये मतलब पहले से भारतीय बने हैं माउंटेनियर, जो अन्नपूर्णा एक पीक है उस पर ये गए हैं बिना ऑक्सीजन के, विदाउट एड ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद के ये अन्नपूर्णा माउंट अन्नपूर्णा पे ये फतेह किए, वहाँ पे वो चढ़ाई किए हुए हैं। और इसके साथ साथ एक होस्ते जो कि नेपाल में है उस पर भी ये चढ़े हुए हैं। इस दोनों के बीच में लगभग 16 दिन का यहाँ पे गैप था। माउंट अन्नपूर्णा और एक तरह से बोला जाए तो ये जो नेपाल वाला जो है इस पर
मतलब 16 दिन का गैप था दोनों पे चढ़ाई की। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बिना ऑक्सीजन की सहायता से ये इस दोनों पे फतह किए हुए हैं। तो नेम याद रखना है, स्कलजैंग इनका नेम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंडिया चौथा रैंक हासिल किया है पूरे ग्लोबली किस चीज़ में, गोल्ड रिसाइकलिंग इन 2021। एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट आया है कि जो सोना को एक तरह से रिसाइकिल करने के, उसको पिघला करके और भी कुछ मटेरियल्स और भी कुछ चीज़ बनाने में, तो इस गोल्ड रिसाइकलिंग 2021 का रिपोर्ट आया है। तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, चौथे नंबर पे ये है। फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर इन द वर्ल्ड है। कितना यहाँ पे रिसाइकिल किया गया है 2021 में, 75 टन यहाँ पे हमारे इंडिया के द्वारा इसको रिसाइकल किया गया है। इसका टाइटल क्या रखा गया है, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, WGC रिपोर्ट का टाइटल गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इस बार का टाइटल रहा है। टॉप 3 वर्ल्ड में हमारा भारत तो चौथे स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, जिसने क्या किया 2021 में 168 टन इसने रिसाइकल किया है। इसके बाद इटली ने किया है 80 टन रिसाइकल किया है, और US तीसरे नंबर पे है 78 टन रिसाइकल किया है। हमारा भारत 75 टन रिसाइकल किया है। बताया जा रहा है कि जो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया का लगभग 1500 टन से इंक्रीज कर गया है एक द्वारे की, मतलब 500% से सीधे इंक्रीज हो गया रिफाइनिंग कैपेसिटी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि अभी रिपोर्ट जारी किया है, इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है, लंदन, जो कि UK में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1987 में, और CEO अभी इसके कौन है, डेविड टैट इसके CEO है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। नेक्स्ट हमारा मर्जर एक हुआ है PVR और INOX, दोनों एक मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर हैं। इनका दोनों टाई अप हुआ है, क्लियरेंस मिल गया है किससे, BSE और NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने एक तरह से क्लियरेंस मिल गया कि अब ये दोनों अलग अलग ब्रांड्स थे, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स थे, ये क्या हो जाएंगे, अब मर्ज हो जाएंगे। तो बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज है, PVR और INOX ये दोनों मर्ज होने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट्स 23 जून। आज ही के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक कोमेमोरेट किया जाता है, याद किया जाता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं उसकी कब से शुरुआत हुई थी और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहला इस बार का थीम क्या रखा है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम याद इस बार का क्या है, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। तो ये डेट याद रखना है, 23 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। इंडिया के तरफ से जो वोमेन रेसलिंग टीम है उसने अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जो किर्गिस्तान में हो रहा था उसको हमारी भारतीय की जो महिलाएं टीम है रेसलिंग की, उन्होंने जीत हासिल करी हुई है। 5 मेडल्स टू क्लेम अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जो कि यहाँ पे हो रहा था। इंडिया ने टोटल कितना इनको मिला है टाइटल, 235 पॉइंट मिला हुआ था। 8 गोल्ड इन्होंने जीता है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। बात करें तो 143 पॉइंट्स ला करके जापान दूसरे पोजीशन पे रहा है और मंगोलिया तीसरे पोजीशन पे रहा है। इंडिया के कुछ वोमेन की बात करें जैसे रितिका गोल्ड जीती हैं 43 कैटेगरी में, अहिल्या सिंधे भी गोल्ड जीती हैं, शिखा भी गोल्ड जीती हैं, प्रिया गोल्ड, और ये पुलकित जो है क्या सिल्वर मेडल जीते हैं। तो टोटल 8 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। इसके साथ ये इंडिया ने जीत लिया है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। दैट्स ऑल फॉर टुडे।